आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। वैसे तो मैं वीडियो बहुत सारा बना चुका हूँ पीछे भी, और लेकिन ये मेरा वीडियो काफ़ी स्पेशल है इसलिए क्योंकि ये अंग्रेज़ी विषय का, इंग्लिश लैंग्वेज का पहला वीडियो होगा। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर का, और इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक चीज़, अर्थात हम शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से, क्योंकि इंग्लिश को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है हमें बेसिक का नॉलेज होना। जब बेसिक हमारे पास रहेगा, जब हमारे पास बेसिक नॉलेज रहेंगे, जब हमारा बेस मजबूत रहेगा, तो हम कितना हूँ बड़ी और विशाल मंजिल को खड़ा कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमें बेहतर नॉलेज के लिए हमें सबसे ज़रूरी होता है कि उसके बेस को, जिस भी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसके बेस को समझना बेहतरी से, तो हमें उन चीज़ों को, उस विषय संबंधित हर चीज़ों को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो आज इंग्लिश ग्रामर का ये मेरा पहला वीडियो है, और इसमें मैं पढ़ाऊँगा इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक। और आपको तो ये बात ज़रूर पता होगी कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक क्या होता है। सबसे बेसिक मतलब इंग्लिश ग्रामर की सबसे छोटी, अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वह अंग्रेजी का लेटर ही होता है। मतलब इकाई कहने का मतलब यह है कि जैसे आप पढ़ते हैं, बायोलॉजी अगर पढ़े होंगे तो उसमें आपने सुना होगा शायद ये कि जो हमारा शरीर जो होता है, शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वह कोशिका होती है। कोशिकाओं से मिल करके हमारे शरीर का निर्माण होता है। वैसे ही इंग्लिश हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इंग्लिश का सबसे जो छोटी इकाई है वह समझिए लेटर है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले लेटर की, LETTER। लेटर मीन्स होता है अक्षर। हाँ, एक बात, ये इंग्लिश ग्रामर जो लिखा हुआ है, इस ग्रामर में बहुत लोग GRAMMER लिखते हैं, लेकिन वह परफेक्ट नहीं होता है। सब शुद्ध और सही जो है मीनिंग है ग्रामर का GRAMMER। हम आते हैं अपने टॉपिक पे फिर से। हम बात कर रहे हैं लेटर का। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है, इसमें 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? तो 26 लेटर होते हैं। अब 26 लेटर में कॉन्सोनेंट भी होता है और वावेल भी होता है। तो हम कॉन्सोनेंट को बताने से पहले सबसे पहले हम बताएंगे आपको वावेल। वावेल की बात करते हैं, VOWEL। तो वावेल बोले तो हिंदी में स्वर। वावेल जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वावेल जो होते हैं, जो हमारा A से Z तक अल्फ़ाबेट होता है, 26 जो लेटर होते हैं उसमें, अल्फ़ाबेट में, वर्णमाला में, उसमें वावेल 5 होते हैं। कितने? 5। और वह कौन कौन है? AEIOU। आपको तो काफ़ी सहायता मिली होगी इस चीज़ को जान करके, क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, या बोले तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, और उन 26 अक्षर में 5 वावेल हो गया, तो बचा जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो आपका 26 में से 5 अगर वावेल निकाल देते हैं हम, तो हमारा जो कॉन्सोनेंट होगा CONSONANT, कॉन्सोनेंट जो होगा वह होगा 21। और वह 21 कौन कौन होगा? तो 21 वही होगा, कौन होगा? AEIO तथा U को छोड़कर। AEIO तथा U को छोड़कर बाकी जो भी होंगे वो सभी जो होंगे कॉन्सोनेंट होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, ये सबसे पहले हमने समझा लेटर, उसके बाद वावेल, उसके बाद कॉन्सोनेंट। अब बात आती है वर्ड की, WORD। वर्ड जिसका मतलब होता है हिंदी में शब्द। अब शब्द किससे मिल करके बनता है? तो शब्द वह चीज होता है, अगर हम डेफिनेशन के रूप में आपको बताएं तो शब्द क्या होता है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होता है लेटर, उसके बाद बारी आती है शब्द को समझने की। तो शब्द वह होता है जो अंग्रेजी के अक्षरों से मिल करके बना होता है, और शब्द वही होगा जिस अंग्रेजी के अक्षरों को मिला करके बनेगा जो शब्द, वह शब्द तभी कहलाएगा जब उसका कोई न कोई अर्थ निकलेगा। जैसे हम यदि लिखते हैं CAT, तो बनता है कैट। कैट का मतलब होता है बिल्ली, सबको पता है। और इसी को अगर हम ये बना दें ATC,
तो इससे इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है उसका कोई वर्ड नहीं बन रहा है, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं मिल रहा है, इसलिए यह जो होगा शब्द नहीं होगा। कहने का मतलब शब्द वही होता है जो अक्षरों से मिलकर बनता है और जिसका पूर्ण पूर्ण अर्थात शुद्ध शुद्ध अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार से कैट एक शब्द होगा, लेकिन ATC एक शब्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका अर्थ नहीं है। और ये क्यों एक शब्द होगा? क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। इस शब्दों इस अक्षरों का जो मेल है, इस जो मेल हम बनाए हैं और इसको एक में समायोजित किए हैं, यह जो है अर्थ प्रकट कर रहा है, शुद्ध शुद्ध अर्थ, जिसका अर्थ होता है CAT कैट मींस बिल्ली, इसलिए शब्द है। और इसका अर्थ नहीं प्रकट हो रहा है, इसलिए यह शब्द नहीं है। अब शब्दों के बाद पढ़ेंगे सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य। अब वाक्य क्या होता है? वाक्य बनेगा शब्दों से मिलकर के। जैसे अक्षर को हमने मिलाया और ऐसे अक्षरों को मिलाया, अक्षरों को ऐसे समायोजित किया मैंने जिसका शुद्ध शुद्ध अर्थ निकल सके। ऐसे समूह में रखा तो जब उसका शुद्ध शुद्ध अर्थ निकला, अक्षर को समूह में रखे तो अब अर्थ निकला, तो वो हुआ शब्द। मतलब अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। अब हम शब्दों को ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से एक समूह के रूप में लिखेंगे जिसका शुद्ध शुद्ध अर्थ निकलेगा, तब वह कहलाएगा वाक्य, अर्थात सेंटेंस कहलाएगा। जैसे मैं लिखूं यदि दिस इज माई पेन, तो यह जो होगा एक शब्द होगा। अब अगर आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि इसका शुद्ध शुद्ध अर्थ निकल रहा है और यह एक प्रॉपर तरीके से लिखा गया है। यह जो है यह एक वाक्य लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि यह वाक्य सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया है और इसका शुद्ध शुद्ध अर्थ प्रकट हो रहा है। जैसे आप इसका अर्थ कह सकते हैं, यह होगा दिस इज माई पेन, अर्थात यह मेरा कलम है। लेकिन यदि इसी शब्दों को ऐसे समायोजित हम कर रहे हैं, जरा देखिए, माई इज पेन दिस, तो यहां पर इसका ये एक सिस्टमेटिक ढंग से समायोजित नहीं किया गया है, समूह नहीं बनाया गया है इन शब्दों का, और इसका एक प्रॉपर अर्थ नहीं प्रकट हो रहा है, इसलिए यह एक सेंटेंस नहीं होगा। कहने का मतलब सेंटेंस तभी होगा, तभी हम उसे कहेंगे कि यह एक सेंटेंस है, जब हम शब्दों को ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से उसको लिखेंगे जिसका प्रॉपर उसका अर्थ प्रकट होता हो, उसका मीनिंग निकलता हो, तब वह शब्दों का मेल जो होगा वह वाक्य कहलाएगा। तो अब तक हमने पढ़ा इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक लेटर, उसके बाद लेटर में दो होते हैं, मतलब ए से जेड तक अल्फाबेट जो होता है उसको दो पार्ट में अगर हम देखें तो एक वावेल भी होता है उसमें और कॉन्सोनेंट भी होता है। वावेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 26 में से 5 निकल गया तो 21 होता है। उसके बाद समझे वर्ड क्या होता है, तो वर्ड वो होता है जो अक्षरों से मिल करके बना होता है, अर्थात अक्षरों का एक ऐसा मेल हो जिसका शुद्ध शुद्ध अर्थ प्रकट हो, तो वह वर्ड कहलाएगा, मतलब शब्द कहलाएगा। उसके बाद बारी आई सेंटेंस की। सेंटेंस किसे कहते हैं? तो सेंटेंस वह होता है जो शब्दों से मिलकर के बना होता है, अर्थात शब्दों का एक ऐसा मेल जिसका शुद्ध शुद्ध अर्थ प्रकट हो, अर्थात वह मेल मीनिंगफुल हो, तब वह कहलाता है सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के ही इस पोर्शन का जिसे बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको हिंदी में बोलते हैं भाषा के भेद। मतलब हम कोई भी भाषा बोलते हैं, हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं या वाक्य लिखते हैं, तो उस वाक्य में वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं, किसे हम क्या कहते हैं, इन शब्दों को हम पहचानेंगे, उन शब्दों को, किस शब्द को हम क्या कहेंगे, किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस भाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात ये बता दूं, तो पहले जो ग्रामेटिशियन थे और वो क्या किए थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में विभाजित किए हुए थे, लेकिन वर्तमान समय में, आधुनिक समय में उसको 9 कर दिया गया है। मतलब भाषा के 9 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव। मैं इसे बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से क्रम से लिख रहा हूं ताकि मुझे इन चीजों को, एक एक चीजों को बारी बारी समझाने में बहुत ही आसानी भी रहेगा और आपको समझना भी आसान रहेगा। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसके बाद आएगा आपका वर्ब, फिर आएगा एडवर्ब,
उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रीपोजिशन। उसके बाद आएगा कंजंक्शन, तब फिर आएगा इंटरजेक्शन, 8वां इंटरजेक्शन। उसके बाद 9वां जो है वह आएगा आर्टिकल्स। तो ये है भाषा के 9 भेद। इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है उसमें 9 भेद होते हैं। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन किसे कहते हैं। मैं पूरा डेफिनेशन तो नहीं लिखते चलूंगा, लेकिन इस पर मैं एक एक चीज को बारी बारी समझाते चल रहा हूं। नाउन क्या होता है, पहले नाउन जानना है किसे कहते हैं। तो अगर उससे डेफिनेशन पहले मैं बोलूं तो नाउन वह होता है, स्पेशली समझिए नाउन किसी का नाम होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, या किसी के गुण का नाम हो। ये सभी जो होते हैं नाउन होते हैं। अर्थात डेफिनेशन अगर हम इसे बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को ही नाउन कहते हैं। तो ये हो गया नाउन। अब जैसे में अगर हम लिखना चाहें, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया राम, किसी वस्तु का नाम हो गया पेन, किसी स्थान का नाम हो गया, जैसे किसी भी स्थान का नाम हो गया दिल्ली, किसी गुण का नाम हो गया ऑनेस्टी, ये सब जो होंगे ये नाउन होंगे। हम इस पर भी बात करेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। इस पर हम बात अभी बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन सभी को समझते हैं। तो ये हो गया नाउन। एक बार फिर बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या उनके गुण के नाम को ही नाउन कहा जाता है। अर्थात ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर ए क्वालिटी ऑफ ए नाउन, आर ए क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग्स। तो ये हो गया नाउन का डेफिनेशन। अब दूसरा पर आ रहे हैं हम, प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसे हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम, हिंदी में इसे कहते हैं, प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम और नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अब सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। जैसे किसी का भी नाम हो, अगर हम किसी का नाम रखते हैं तो प्रॉपर उस व्यक्ति को हम कहते हैं, तो हम किसी का नाम रखते हैं। अगर हम नाम के स्थान पर कोई और शब्द का प्रयोग करें, जैसे कहा जाए कि राम को बुलाओ। अब राम एक किसी व्यक्ति का नाम है, तो वह जो हुआ नाउन हुआ। लेकिन अब हम मैंने कहा कि राम को बुलाओ, अब मैं राम नहीं बोलूंगा, को बुलाओ बोलूंगा, बट राम नहीं बोलूंगा। राम के स्थान पे दूसरे शब्दों का प्रयोग करूंगा जो उसके नाम को इंगित नहीं करेगा, किसी के स्पेशल। जैसे मैं कहूं उसको बुलाओ, अब उसको जो है ये जो हुआ ये नाउन नहीं है, क्योंकि यह नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है और उसको किसी का नाम नहीं होता है, इसलिए उसको जो होगा वह जो होगा प्रोनाउन होगा। जैसे कहा जाए कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है। अब मोहन मैंने नाम लिया, यह किसी व्यक्ति का नाम है, तो मोहन जो हो गया संज्ञा हो गया, अर्थात नाउन हो गया। लेकिन मैं ये कहूं कि मैंने कहा मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो मोहन नाम हो गया। लेकिन मैं ये कहूं कि वह बहुत अच्छा लड़का है, अब वह मैंने किसी को किसी का नाम तो मैंने लिया नहीं, मैंने वह कहा, तो वह शब्द कहां पे आया? उस नाउन के स्थान पे आया। किस नाउन के? तो मोहन के, जो नाम था मोहन। मोहन एक अच्छा लड़का, ऐसे मैंने कहा मोहन, एक बार फिर समझ आते हैं इसको, मोहन एक अच्छा लड़का है। मैंने कहा मोहन एक अच्छा लड़का, इसमें मोहन जो है नाम है, इसलिए इस समय के लिए तो ये तो नाउन हो गया। अब हमने मोहन को मिटा दिया, मोहन को हमने क्या किया? मिटा दिया और लिख दिया वह एक अच्छा लड़का है। अब वह जो है किसी का नाम तो है नहीं, या किसी का नाम है? किसी का नाम नहीं है, इसलिए वह जो है एक प्रोनाउन होगा। कारण क्या है? क्योंकि यह नाउन के स्थान पर यूज हुआ है और किसी का नाम नहीं है ये, इसलिए यह जो है प्रोनाउन हुआ। तो मतलब जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के जगह पे, मतलब नाउन के स्थान पे यूज किए जाएंगे, वही शब्द जो होंगे प्रोनाउन होंगे। जैसे इसमें जैसे अगर देखें, जैसे ही मने वह, सी मने वह जिसे स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं, यू मने तुम, दे मने वे,
ऐसे ही एटसेट्रा, ऐसे ही ये सभी जो होते हैं प्रोनाउन होते हैं। अब आता है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहा जाता है साथियों, हिंदी में इसे कहा जाता है विशेषण। विशेषण आपको नाम से पता हो जा रहा है, विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाला। विशेषता, विशेषता, जैसे कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, अब वह कैसा है वही उसकी विशेषता हो गई। जैसे मैं कहूं मैं एक ईमानदार आदमी हूं, जैसे भी हूं, मैं ईमानदार हूं नहीं हूं, लेकिन मैं कहूं कि मैं एक ईमानदार आदमी हूं, तो यहां पर ईमानदार किसको कहा जा रहा है, किसकी क्वालिटी को बता रहा है, मैं की। अर्थात मैं क्या है यहां पे, मैं तो मेरा तो नाम तो नहीं है, लेकिन मैं अपने नाम के लिए यूज कर रहा हूं, तो मैं तो प्रोनाउन हुआ। और उस प्रोनाउन की विशेषता क्या है, मैं की विशेषता क्या है कि मैं ईमानदार है। इसलिए जो शब्द किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा वह जो होगा कहलाएगा एडजेक्टिव। इसका मतलब ईमानदार जो होगा एडजेक्टिव है। दोस्तों ईमानदारी नहीं बोला हूं मैं, ईमानदार, ईमानदार मेरी विशेषता को बता रहा है, इसलिए ईमानदार जो होगा यह एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण अर्थात एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो मैं कह दूं भालू काला होता है, मैंने कह दिया भालू काला होता है। अब इसमें पहले हम नाउन की बात करते हैं। नाउन कौन है, नाउन या प्रोनाउन एनीवन, कोई भी। तो भालू नाम है एक जानवर का, तो ये नाम है तो नाउन हो गया। अब ये कैसा है इसे पूछिए, जब आप नाउन से पूछेंगे कैसा तो तुरंत आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा। भालू, भालू कैसा, भालू काला, काला जो होगा ये हो गया एडजेक्टिव हो गया। तो कहने का मतलब फिर बोलता हूं कि एडजेक्टिव वह होगा जो किसी नाउन का या प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा, मतलब उसको क्वालिफाई करेगा कि वह नाउन और प्रोनाउन कैसा है। तो ये हो गई विशेषता की बात। जैसे इसमें हो गया मेरा कॉपी सफेद है, कॉपी मेरा नाम है वस्तु का, और वह कैसा है, सफेद है। जब हम उससे प्रश्न करेंगे किसी नाउन या प्रोनाउन, जब हम प्रश्न करेंगे कि कैसा, तो वो बता देगा कि उसकी विशेषता क्या है। तो मेरा कॉपी सफेद है, तो मेरा कॉपी कैसा है, सफेद है, तो इसका मतलब व्हाइट जो होगा यह एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे मैं अच्छा लड़का हूं, चाहे रोहित अच्छा लड़का है तो अच्छा, रोहित कैसा है तो अच्छा है, तो गुड जो होगा एडजेक्टिव हो जाएगा। बैड जो होगा एडजेक्टिव हो जाएगा। रेड जो होगा एडजेक्टिव होगा। वाइज जो होगा एडजेक्टिव होगा। इस प्रकार से एटसेट्रा, ऐसे ही जो भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे उसको क्वालिफाई करेंगे, वह जो होंगे एडजेक्टिव होंगे। दोस्तों अब हम आते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब किसे कहते हैं, जिसे बोले हिंदी में तो ये होता है क्रिया। क्रिया अर्थात काम। कहने का मतलब यह है जिस शब्द से आपको लगता हो कि कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, तो वही जो शब्द होगा, जिस शब्द से पता चलेगा कोई एक्शन किया जा रहा है, तो वह निश्चित रूप से वह एक वर्ब कहलाएगा। और एक चीज विशेषता और बता दूं, अगर कोई भी वर्ब है, एनी वन ए टू जेड है, कोई भी अगर वर्ब है, अगर उस वर्ब के, अगर वो वर्ब है तो निश्चित रूप से, अगर उसको हिंदी में, अगर आप उस वर्ब का नाम हिंदी में ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके अंत में ना अवश्य ही आएगा। अगर आपके पास कोई भी ऐसा वर्ब होगा, जैसे मैं बोल रहा हूं हंसना, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, बुलाना, मारना, पीटना, चलना, रोना, गाना, हंसना, मतलब इस प्रकार से जो भी वर्ब होते हैं, क्रियाएं जो होती हैं, उन सभी क्रिया शब्दों के अंत में हिंदी में ना अवश्य आता है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा वर्ड होगा क्रिया का जिसके अंत में ना आता हो तो कृपया जरूर इस कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ताकि मैं भी जान जाऊं। लेकिन जहां तक मैं बता रहा हूं, कोई एक ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जिसकी शब्द के अंत में, मतलब क्रिया शब्द कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंत में ना आता हो। तो चलिए अब हम क्रिया की बात करें तो आगे बात करते हैं। मतलब मैंने बताया जिससे किसी कार्य का होना पाया जाता है। जैसे राजू पत्र लिखता है।
राजू पत्र लिखता है। अब राजू जो है इसमें कोई हम पहले तो हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, सॉरी सब्जेक्ट ना, हम अभी सब्जेक्ट की बाद में बात करते हैं, पहले हम देखेंगे इसमें काम कौन करने वाला भैया, राजू है। राजू से पूछिए, देखिए राजू क्या करता है, क्या कर रहा है, तो आपको पता चले राजू क्या करता है, राजू पत्र लिखता है। तो पत्र लिखता है, तो पत्र लिखता है, लिखता, लिखना, लिखना इसमें जो है यह जो होगा वर्ब होगा। जैसे मैं कहूं कि राम वन को जाते हैं। अब पूछिए राम क्या करते हैं, तो राम जो है वन को जाते हैं। एक्चुअली इस शब्द को लिखने से भगवान राम का नाम भी याद आया, कम से कम इसी के बहाने। तो राम वन को जाते हैं, तो राम जो है इसमें क्या करते हैं, तो राम वन को जाते हैं, तो यहां पर जाना जो है यह क्रिया हुआ। इस प्रकार से कोई भी शब्द वाक्य में जिससे किसी कार्य का होना पाया जाता है, मतलब पता चलता है इससे कोई न कोई एक्शन हो रहा है, कोई न कोई एक्टिविटी हो रहा है, हाथ से, पैर से, दिमाग से, मतलब इस प्रकार से, मतलब किसी एक्टिविटी का, किसी एक्शन के होने का पता चले उसमें वाक्य में और उस शब्द से, तो जिस शब्द से इस चीज का पता चले वही शब्द जो है वर्ब कहलाएगा। ओके, जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो पूछिए मैं क्या करता हूं, तो मैं पढ़ाता हूं। तो क्या करता हूं जब हमसे पूछेंगे नाउन प्रोनाउन से, तो वो बता देगा वो क्या करता है, जो बताएगा क्या करता है वही जो होगा वर्ब हुआ। इस प्रकार से दौड़ना, रन माने दौड़ना, ये भी क्रिया। अब ढूंढ लीजिएगा कौन सा ऐसा आपके पास क्रिया शब्द है जिसके हिंदी में अगर बोले तो उसके अंत में ना नो आता हो। जरूर अगर जानते होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। नाउ जैसे यहाँ पर अब हम लिख रहे हैं वर्ब का, एज में रन माने दौड़ना, रीड माने पढ़ना, प्ले मीन्स खेलना, कॉल मीन्स बुलाना, ऐसे एटसेट्रा बहुत सारे वर्ब होते हैं। दोस्तों अब हम अब आते हैं एड वर्ब पे। एड वर्ब क्या होता है, एड वर्ब, एड एडजेक्टिव समझ लेते हैं इसको, मतलब जो विशेषता को बताएं, समझ लेते हैं थोड़ा सा, एक ट्रिक टाइप का हो जाएगा। एड मतलब जो, एड से मान लेते हैं एडजेक्टिव, मतलब जो विशेषता को बताता हो, और वर्ब मतलब क्रिया। अर्थात एड वर्ब का मतलब हुआ जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताता हो, जो क्रिया की विशेषता को बताएगा वही एड वर्ब होगा। मतलब क्रिया की विशेषता जो बताएगा वह क्रिया विशेषण कहलाएगा, क्रिया विशेषण। ये इसका एड वर्ब का हिंदी रूपांतरण है। एड वर्ब जिसे हिंदी में बोले तो इसे बोलेंगे क्रिया विशेषण, मतलब जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता को बताए। सिंपल, मतलब ऐसा कोई वर्ड हो जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता हो, मतलब किसी क्रिया शब्द को क्वालिफाई करता हो, तो ऐसे वर्ड को जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो वह वर्ड कहलाएगा एडजेक्टिव, सॉरी एड वर्ब। जैसे क्रिया, किस प्रकार से क्रिया की विशेषता बताएगा, एक एग्जांपल लिखते हैं और उससे समझते हैं। देखिए हम कहें घोड़ा तेज दौड़ता है। अब आपको जिसकी विशेषता को पता करना है उसी से प्रश्न पूछना है, कैसा। जैसे मैंने बोला था अगर आपको एडजेक्टिव ढूंढना है तो आप नाउन या प्रोनाउन से पूछेंगे कैसा, यहां पर आपको एड वर्ब ढूंढना है तो आप वर्ब से पूछेंगे कैसा। भाई देखिए घोड़ा तेज दौड़ता है, पूछिए दौड़ता है, पूछिए कैसा दौड़ता है, क्या उत्तर मिला आपको, बोलिए तेज। क्या उत्तर मिला, तेज। तो जब तेज मिला उत्तर, तो यही तेज जो होगा यह एड वर्ब होगा, मतलब इस वर्ब की विशेषता को बताएगा। दौड़ता कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तेज जो हुआ यह क्रिया विशेषण हुआ, अर्थात एडवर्ब हुआ। तो जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं, मतलब किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है जो वर्ड, वही जो होता है एडवर्ब होता है। इस प्रकार से फास्ट, स्लो, क्विकली, एटसेट्रा, इस प्रकार से ये जो होंगे एडवर्ब कहलाएंगे, मतलब जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा। एक दोस्तों ये जो है प्रीपोजिशन ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसका यूज है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, पोजीशन मतलब स्थिति, जो स्थिति का निर्धारण करता है। मतलब मैं सीधे आपको दूसरे भाषा में बताऊं, अगर डेफिनेशन के रूप में बोलूं तो मतलब एक ऐसा शब्द है,
एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन का दूसरे नाउन से या दूसरे प्रोनाउन से, या बोले तो जो शब्द किसी दो नाउन, दो प्रोनाउन, किसी नाउन प्रोनाउन या दो उपवाक्यों के बीच जो होगा संबंध प्रकट करेगा। संबंध मतलब एक दूसरे से जुड़ाव को प्रकट करेगा, उनकी संबंध को बताएगा। कहने का मतलब एक पुल का काम करेगा, उन दोनों के बीच उनको जोड़ने का काम करेगा, वही प्रीपोजिशन होता है। मतलब प्रीपोजिशन जो होता है वह किसी दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, या किसी नाउन या प्रोनाउन को, या किसी वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वही जो शब्द होता है वह प्रीपोजिशन कहलाता है। ओके, जैसे मैं कहूं बिल्ली, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्ली मेज पर है। जैसे मैं यहां कहूं द कैट इज ऑन द टेबल, यहां पर द का यूज नहीं करेंगे, यहां पर केवल कैट लिखते हैं और सुपर रहेगा, कैट इज ऑन द टेबल। अब यहां पर दो नाउन हैं, एक कैट है और एक टेबल है। यहां पर कैट और टेबल दो नाउन है और इन दो नाउनों के बीच में संबंध जो प्रकट करने का काम कर रहा है वह ऑन है। इस प्रकार से ऑन जो होगा वो प्रीपोजिशन होगा। जैसे रैट इज इन द होल, मतलब चूहा बिल में है। अब यहां होल जो है एक किसी न किसी चीज का नाम है, मतलब उसके स्थान का, रहने का स्थान है वो बिल जो है, और उसके यहां पर जो है नाम है, और ये भी रैट जो है किसी मतलब जानवर का नाम है। इस प्रकार से ये दोनों हो गए नाउन, और इन दोनों के बीच में जो संबंध प्रकट कर रहा है ये तो आपका वर्ब का काम कर रहा है। ये दोनों के बीच जो संबंध का प्रकट कर रहा है, जो संबंध प्रकट कर रहा है ये जो हुआ प्रीपोजिशन हुआ। तो कहने का मतलब प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, किसी नाउन या प्रोनाउन को, दो वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जो शब्द वही प्रीपोजिशन होता है। जैसे ऑन, इन, इनटू, एट, अपॉन, एमंग, बिटवीन, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, बहुत होते हैं। अब किसको किसको गिनाया जाए सारा आप तो पता हो जाएगा। जब मैं प्रीपोजिशन को पढ़ाऊंगा एक स्पेशल इसके लिए एक क्लास मैं करूंगा और उस क्लास को लगाऊंगा और इसमें केवल हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अब क्या होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय, समुच्चय किसे कहते हैं? तो समुच्चय है, जरा अपने दिमाग पर बल लगाइए तो लगेगा समुच्चय मतलब जिसमें कई लोगों का, समूचे कई लोगों का एक पास होना पाया जा रहा हो। मतलब जहां पर जिससे जो मतलब एक ऐसा शब्द जिससे जो दो वाक्यों को, उपवाक्यों को जो जोड़ने का काम करेंगे विशेष रूप से, वही जो होते हैं कंजंक्शन कहलाते हैं, अर्थात समुच्चय बोधक। जो दो वाक्यों उपवाक्यों को जोड़ते हैं, संबंध नहीं प्रकट करते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं, वह जो होते हैं कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं द ट्रेन हैड गॉन बिफोर ही reached at the स्टेशन। मतलब उसके स्टेशन पहुंचने से पहले द ट्रेन हैड गॉन, मतलब जो रेलगाड़ी थी वह जा चुकी थी। कहने का मतलब यहां पर दो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जो कर रहा है वह बिफोर कर रहा है। इस प्रकार से यह जो हुआ कंजंक्शन हुआ। तो मतलब जो दो वाक्यों, उपवाक्यों को, विशेष रूप से वाक्यांशों को जो जोड़ने का काम करता है वह कंजंक्शन कहलाता है। जैसे हो गया एंड, बट, बिफोर, आफ्टर,
ETC। अब हम आते हैं किस पे, इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक। अगर हिंदी में अगर इसे हम कहें तो कहेंगे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि मतलब जो विस्मय को, मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बिना समय की हो जाएंगी, मतलब जो बिना समय की होने वाली चीजों को बोध कराएगा, वही जो होगा इंटरजेक्शन कहलाता है, मतलब विस्मयादि बोधक कहलाता है। मतलब एक ऐसा शब्द जिससे किसी अचानक किसी दुख का, किसी खुशी का, मतलब हर्ष का, शोक का, दुख का, इन सब चीजों का बोध होता हो। मतलब ये चीजें तो एक अचानक ही नहीं होती हैं, कभी 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 अचानक होता है। जैसे कोई पास हो गया अचानक, हुर्रा जैसे बोलते हैं ना बच्चे, जैसे मानते बोलते हैं कि ओह हा हा, ये सभी चीजें जो होती हैं यह इंटरजेक्शन के अंतर्गत आती हैं। मतलब विस्मयादि बोधक मतलब एक ऐसा शब्द जो विस्मय को संबोधित करता हो, विस्मय, जिससे विस्मय का पता चलता हो, वही जो होता है विस्मयादि बोधक अर्थात इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे मतलब किसी चीज का ऐसे सैडनेस हो गया, ओह, उसके बाद है जैसे मान लीजिए हो गया हुर्रा, अलास, ये जो होते हैं इनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है, और ये जो होता है इंटरजेक्शन कहलाता है। और सबसे अंतिम जो है ये है आपका आर्टिकल। आर्टिकल जो होता है ये भी वाक्यों में ही आता है। जैसे इसमें मुख्य रूप से आर्टिकल में होता है ए, एन और द, ए, एन एंड द, ये जो होते हैं आर्टिकल होते हैं। इस पर भी एक विशेष क्लास लेंगे हम, और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, जिससे आपको हमेशा के लिए एक ही क्लास में हमेशा के लिए आपके दिमाग में रच बस जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा इंग्लिश ग्रामर के पहले क्लास का, पहले वीडियो का हमारा बेसिक जो है टॉपिक रहा इंग्लिश ग्रामर से। बेसिक्स मैंने समझाना शुरू किया है, और उम्मीद है कि हम ऐसे ही और आगे भी आपको क्लास एक एक क्लास लाते रहेंगे, और निश्चित रूप से आपको काफ़ी सारा हेल्प मिलेगा। और मैं किसी भी चीज़ को बताऊंगा तो आपको बेसिक से बताऊंगा, ताकि आपको बेसिक नॉलेज रहेगा तो आप कितना हो बड़ी मंजिल उस पर खड़ी कर सकते हैं। मतलब बहुत कुछ बड़ी चीज़ों को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो। प्रिय दोस्तों, साथियों, विद्यार्थियों, हमारे देश के भविष्यों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। और रिक्वेस्ट आपसे पुनः मैं करूंगा, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो कृपया हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।